गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम बात करने वाले एक न्यू डिसीज के बारे में जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, आई गोट द कमेंट्स कि आफ्टर द हाइपरटेंशन कुछ स्टूडेंट जो है वो एंजाइना के बारे में जानना चाहते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट एंजाइना। सबसे पहले जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइना होता है वो होता है चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है और वो पेन धीरे धीरे उसके लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट जॉ में शिफ्ट हो जाती है और नेक की तरफ भी वो पेन होना शुरू हो जाता है। सो आज हम थोड़ा सा उसी की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो एंजाइना डिसीज है उसको दो नामों से भी बुलाया जाता है। एक है कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एक नाम होता है मायोकार्डियल इस्चीमिया। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज, आई थिंक जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है। ये वो आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। दिस आर द आर्टरीज जो हमारे विच सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट। उसके बाद मायोकार्डियल इस्चीमिया का मतलब क्या है कि हार्ट मसल्स डज नॉट गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। जब हमारी हार्ट मसल्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पाता तो उस समय हमें एंजाइना हो जाता है। ठीक है, सो एंजाइना इज बेसिकली इनबैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, वो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। अब उसके पास ब्लड कहाँ से आता है? उसके पास ब्लड आता है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, तो जब उसे कोरोनरी आर्टरी से ब्लड मिलता है वो ब्लड हार्ट बॉडी के वेरियस पार्ट्स में पहुंचाता है। बट अगर अगर ऐसा हो कि हार्ट की मसल्स को ब्लड मिले ही ना कोरोनरी आर्टरीज से, उसी को हम एंजाइना बोलते हैं। सो एंजाइना इज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की कमी होना। किसको? हार्ट मसल्स को। किसकी वजह से? कोरोनरी आर्टरीज की वजह से। सो एंजाइना का एक सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो क्या होता है? आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज का नैरो हो जाना। क्योंकि जब वो नैरो हो जाती हैं तो वो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। ठीक है, सो यही एक एंजाइना डिसीज रहती है। ठीक है, उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि एंजाइना डिसीज होती है वो मेजरली तीन जो होती है उसके टाइप्स होते हैं। वन इज स्टेबल एंजाइना, वन इज अनस्टेबल एंजाइना एंड वन इज वेरिएंट एंजाइना एंड पेरिन्समेंटल एंजाइना भी बोलते हैं उसे। सो आज हम बात करेंगे स्टेबल एंजाइना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि इसका होता क्या है। स्टेबल एंजाइना जो है वो मेजरली दो सप्लाईज की वजह होता है। इनसफिशिएंट बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बीच में जो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होता है उसको हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। हमें पता है कि जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम किसी तरह की इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड की जरूरत पड़ती है। मतलब हमारी हार्ट मसल्स को ज्यादा ब्लड सप्लाई करना है और हमारी कोरोनरी आर्टरीज को, हार्ट मसल्स को ब्लड ज्यादा देना है। मतलब डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होनी चाहिए। बट बिकॉज कोरोनरी आर्टरीज में नैरोइंग हो चुकी है पहले से, तो उस वजह से वो ब्लड उसको नहीं पहुंचा पाएंगी। मतलब मान लो थोड़ी सी माइनर सी भी नैरोइंग है तो वो जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमें स्टेबल एंजाइना हो जाएगा। हमारी चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, वो पेन लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट जॉ में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना को जो सबसे बड़ा कॉज है वो है आप अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस ज्यादा दे रहे हो जिसमें डिमांड की ज्यादा जरूरत है। सो दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ स्टेबल एंजाइना। ठीक है, उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि इसके अलावा, चेस्ट पेन के अलावा भी कुछ और सिम्टम्स भी पेशेंट में हो सकते हैं। जैसे कि शॉर्टनेस इन द ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है, बंदे को फटीगनेस ज्यादा रहती है। ठीक है, फटीगनेस, डिजीनेस, नोजिया, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में रहते हैं। ठीक है, और इसका अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब सभी पेशेंट ही कोई ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, सभी पेशेंट इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, बट कुछ लोगों में ही इस तरह की चीजें क्यों होती है? आपने देखा होगा कि आपके घर में, फैमिलीज में पेरेंट्स को इस तरह की चीजें रहती है क्योंकि चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ पेशेंट में ऐसा रिस्क फैक्टर क्यों है? सबसे पहले इंक्रीज इन द एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, जो हमारी आर्टरीज की, कोरोनरी आर्टरीज की वर्क करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर डिमांड, मतलब अगर ओल्ड पेशेंट कुछ ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज वाला काम कर रहे हैं तो उनकी उनकी आर्टरीज में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस डिमांड को पूरा कर पाए। तो इसी की वजह से उनको इस तरह के सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। सेकंड, स्मोकिंग। स्मोक कर रहे हो तो ऐसा रहेगा। ओबेसिटी, अगर आप ओवरवेट हो तब ऐसा कंडीशन हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है
तो इस तरह के सिम्टम्स आप में हो सकते हैं। हाइपरटेंशन हो रही है आपको कंसिस्टेंटली, आप हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स जिन पेशेंट में ऐसा होता है। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो इस डिजीज का सबसे बड़ा कॉज है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोइंग इन द कोरोनरी आर्टरीज। अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपकी जो आर्टरीज होती है उसमें प्लेक बना लेता है और आपकी आर्टरीज के एरिया को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। सो एथेरोस्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जिस पेशेंट में एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें स्टेबल एंजाइना के कंसिस्टेंट अटैक हो सकते हैं। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेबल एंजाइना और में इसको स्टेबलाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप इमोशनल स्ट्रेस में हो, तो आपको इस तरह के सिम्टम रहते हैं। पर जैसे ही आपने अपनी बॉडी को उस स्ट्रेस से रिमूव किया, तो ये पेन जो होती है वो खुद ब खुद स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, द पेन जो होता है दैट रिलीव इजीली इन दैट पेशेंट, इसलिए इसको स्टेबलाइज बोलते हैं। और उस इस तरह का जो अटैक में पेन जो होती है वो यूजुअली 15 to 30 मिनट्स रहती है, नॉट मोर देन दैट। 15 से 30 मिनट तक की पेशेंट को पेन रहती है, उसके बाद वो पेन रिलीफ हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेबलाइज्ड एंजाइना, जो खुद ब खुद रेस्ट करने पे स्टेबल हो जाता है। ठीक है, सो आई थिंक मैं अपने इस एंजाइना के कंसेप्ट से क्लियर हूँ। आई थिंक आप स्टेबल एंजाइना का भी समझ गए होंगे। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। And if you like my video, share and subscribe the channel so I can make the more useful videos for you people. Thank you so much.